उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव के दौरे हुकूमत में बने JPNIC की एक और जांच शुरू हो गई है। हुकूमत की हिदायत के बाद लखनऊ कमिश्नरेट के कमिश्नर को जांच सौंपी गई है। जांच टीम ये पता लगाएगी जिस प्रोजेक्ट के लिए महज 200 करोड़ रुपए का टेंडर कराया गया था, इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गई। इलाहाबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का अचानक दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले 220 बेड पर मुश्तमिल कोविड अस्पताल का मुआयना किया। कोविड अस्पताल के मुआयने के बाद सीएम योगी ने डॉक्टरों और सिविल इंतजामिया के साथ आला सतह की मीटिंग की। वज़ीर आला ने इंतजामिया को हिदायत दी कि वह फौरी तौर पर कोरोना मरीजों के लिए आरजी अस्पतालों को कायम करने की शुरुआत करें। वाज़ेह है कि इलाहाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। यहाँ रोजाना औसतन 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से प्रयागराज आए थे और यहाँ पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को देखा, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, और उसके बाद अलग से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठे और फिर SRM हॉस्पिटल गए और वहाँ पे भी उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत करी। मगर साथ ही साथ उन्होंने बल दिया कि कोविड का नया एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो चौराहे हैं वहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। साथ ही साथ पुलिस कहीं चालान करती है तो सद्भाव न के रूप करे, न ही दंड देते हुए करे, मगर लोगों को समझाए। साथ ही साथ ये भी देखा कि वहाँ पे हर जगह जो टेस्टिंग है, RT-PCR की टेस्टिंग 60 से 70% होनी चाहिए प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है। उत्तर प्रदेश के ममलिकती वजीर सेहत अतुल गर्ग का कहना है कि नाइट कर्फ्यू का निफाज सिर्फ तजुर्बाती तौर पर नाफिज किया गया है। इसकी बुनियाद पर कोरोना ज़ाब्तों और हिदायत जारी की जाएगी। हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने अतुल गर्ग से कोरोना और यूपी में ज़ाब्तों के हवाले से बात की। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग। आइए इनसे जानते हैं। सर, प्रदेश के कई शहरों में रात्रि में कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या कहना है इसको लेकर? रात्रि कर्फ्यू जो है, लोगों की जन चेतना के अंदर एक सतर्कता बरतने के लिए एक प्रयोग के तौर पे लगाया जाता है कि जब रात्रि कर्फ्यू की डिस्कशन पूरे घर के अंदर होता है, मन चेतन अवस्था में होता है, तो जिससे आदमी दिन में भी सतर्क रहे और लोगों को ध्यान रहे कि रात्रि का कर्फ्यू है और कोरोना से सावधान रहना है। कोरोना के जो मामले हैं वे उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो एक चिंता का विषय है। इसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है, कितना इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अगर व्यवस्थाओं की बात करें और सतर्कता की बात करें तो दोनों में फर्क ये आ रहा है कि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, सरकारी जानकारी देने में कोई कमी नहीं है, मीडिया कर्मियों के द्वारा, मीडिया के द्वारा लोगों के प्रचार प्रसार के लिए कोई कमी नहीं है। अब लोगों की खुद की जो सतर्कता का जो ध्यान रखना है तो वो तो लोगों को खुद ही रखना पड़ेगा कि उन्हें मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, आवश्यक रूप से ही घर से बाहर आना जाना पड़ेगा, भीड़ से बचना चाहिए। इन सब का ध्यान तो जन सामान्य को खुद भी देखना पड़ेगा। सर, पिछले साल भी जब कोरोना वायरस आया था और अभी भी चल रहा है, तो लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो कहीं ना कहीं भय सता रहा है। जिनके घरों में शादी है, उनके परिवार से हमने बात की थी, तो उनको एक बार फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो उस संकट के अंदर तालमेल बैठाना, सहयोग करना पूरे देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और अगर कोई संकट आया है तो जिसके घर में अगर शादी भी है या किसी की कोई भी मजबूरी है तो वो उससे अछूता नहीं। उस संकट के अंदर हर एक को कुछ ना कुछ कष्ट तो होगा ही। सर, वैक्सीनेशन को लेकर कितना प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इसे वैक्सीन को लगाएं और आंकड़े अधिक बढ़ें? अभी वैक्सीन बहुत ही कम लगाई जा रही है।
शुरू के 2 महीना तो लोगों को बहुत कंफ्यूज करके रखा हिंदुस्तान की कुछ शक्तियों ने, जो किसी भी अच्छे काम की तारीफ करना नहीं जानती हैं, ठीक है, जिन्हें हमेशा कुछ ना कुछ आलोचना ही करनी होती है, और उसका नुकसान भी हुआ, लोग संशय में रहे। लेकिन अब वो अगर आप गौर करें तो लोगों के मन से वैक्सीन लगाने का न केवल डर खत्म हुआ है, बल्कि वैक्सीन लगाने का एक उतावलापन सार्थक रूप से लोगों के बीच में धारणा, वैक्सीन के प्रति विश्वास बढ़ा है। ये हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल कुमार गर्ग। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों को सतर्कता बहुत ही जरूरी है, तभी इस संक्रमण से बचाव हो सकेगा। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। रियासत के दूसरे कई अजला की तरह कानपुर में भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे के बाद सिर्फ ऐसे लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है जो जरूरी खिदमात के लिए बाहर निकल रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। पुलिस की मुस्तैदी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कल नाराजगी जताई थी कानपुर को लेकर कि यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, और आदेश दिए थे कि ऐसे शहर जहाँ पर 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन शहरों के डीएम ये निर्णय ले सकते हैं कि यहाँ पर रात्रि कर्फ्यू लगाया जाए। आज से यहाँ पर रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, और आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर सन्नाटा सा छा गया है। पुलिस मुस्तैद है, पूरी तरह से आने जाने वाले लोगों से पूछ रही है आखिर उन्हें कहाँ जाना है। केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही या वस्तु लेने के लिए लोग बाहर निकल सकते हैं, जिस तरह से मेडिकल के लिए बाहर निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की कितनी मुस्तैदी दिखाई दे रही है, और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ रात्रि कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में रात का कर्फ्यू लगने के बाद अब महकमे सेहत बहुत ज्यादा मुतहरक नजर आ रहा है। आज अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके में कोरोना मरीज निकलने पर दीगर लोगों की जांच करने पहुंची टीम के साथ ताउन न करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना जांच न कराने पर एक ही घर के 7 अफराद पर वबाई एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी सिटी अलीगढ़ कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि कोरोना मरीज की इतला पर मोहल्ले के दीगर लोगों की जांच करने टीम गई थी। इसके साथ ताउन न करते हुए जांच न कराने और घर को बंद कर लेने के खिलाफ वबाई एक्ट में कार्रवाई की गई है। क्वारसी थाने में कल एक सूचना मिली थी कि कोई कोरोना पॉजिटिव है, तो वहाँ पे टीम गई थी, और सहयोग न करने की वजह से और टीम पे 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। महामारी अधिनियम और 504, 506 इन धाराओं में 269 इनमें मुकदमा दर्ज किया गया है, और इस पे मुकदमे के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की गई। 7 लोगों के, एक ही परिवार के 7 लोगों के विरुद्ध FIR। वजह क्या है सर? वजह जैसा कि बताया कि वहाँ पे सूचना मिली थी, वहाँ पे टीम पहुँची, टीम को इन्होंने सहयोग नहीं किया चेकिंग करने के लिए, और उसी वजह से और अभद्रता की, इसी आधार पर मुकदमा लिखा गया। कोविड की जांच नहीं करा रहे थे? कोविड की जांच नहीं कराई। कोरोना वबा की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते केसेस के पेश नजर जारी सरकारी गाइडलाइन पर अमल करते हुए आज मेरठ में नमाज जुमा अदा की गई। शहर की शाही जामा मस्जिद में नमाजियों को थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के साथ दाखिल होने की इजाजत दी गई। इस दौरान मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर थाना पुलिस एहलकार भी तैनात रहे। कोरोना के बढ़ते खतरे से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की शहर काजी ने लोगों से अपील की। साथ ही रात का कर्फ्यू नाफिज होने से माह रमजान में रात की इबादतों में परेशानियों से बचने के लिए अपने इलाके की मसाजिद में ही तरावीह अदा करने की लोगों को हिदायत दी। मुसलमानों से अपील की है कि जो कुछ सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, रात को 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो इसका पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। इस तरह इसमें और नमाजियों के लिए भी ये गाइडलाइन दे दी गई है कि 700 नमाजी मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करें, तो इसकी पूरी एहतियात बरती जाए। शबीने तो नहीं हो सकते, लेकिन तरावियों का अहतमाम हर मस्जिद में होना चाहिए। हर मस्जिद के अंदर तरावी हो, और 10 बजे से पहले तरावी से फरागत होने के बाद अपने घरों को चला जाए। रातों को सड़कों में और रास्तों पर न घूमा जाए। ये पूरी इस तरह एहतियात बरतनी चाहिए। ये कोरोना एक आफत है अल्लाह की तरफ से। रमज़ान का मुबारक महीना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर पूरे मुल्क को और अपने शहर को अल्लाह से दुआएं मांगी जाएं कि इसकी हिफाजत कोरोना से अल्लाह सबकी फरमा दे और इस मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फरमाए। ये सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके तहत हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने स्थानीय
प्रशासन को चलाने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, उन्हीं दिशा निर्देशों के तहत आज जुमे की फर्स्ट नमाज है उसके बाद, और सभी लोगों से इसमें बात किया गया, मुतवल्लियों से, इमाम साहबान से बात किया गया, और उसके तहत अपील की गई कि जो कोरोना जिस तरह बढ़ रहा है, पुनः ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है, तो जो भी दिशा निर्देश पहले पालन में लाए गए हैं, सैनिटाइज करना, साफ़ सफाई अच्छे से रखना, दूरी बनाना, और अभी गोले भी तैयार कराए जा रहे हैं। संख्या अभी एकदम निर्धारित जो है 100 के आसपास ही हम लोग रख रहे हैं, और 100 से ज़्यादा कहीं कहीं अगर आ भी जा रहा है तो अभी उनको बातचीत करके हल किया जाएगा, जिससे कि वहाँ भी इस तरह की चीज़ें ना आएँ। सबसे अपील भी की गई कि अजान में भी लोगों से निवेदन करें। कल भी हम लोगों ने मीटिंग की थी इस पर कोतवाली में, और निवेदन किया था कि सब लोग को कहें कि अपने घरों में ही नमाज। गाजियाबाद के थाना कबीरनगर पुलिस ने लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर जिंदगी भर की कमाई को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 2 खवातीन समेत 7 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से मुतादिद मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और लोगों के शनाख्ती कार्ड बरामद किए। पुलिस ने इन तमाम मुलजमीन के कई बैंक अकाउंट्स की जानकारी ली है, जिसके जरिए ये भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह फर्जी कॉल सेंटर चलाता था, जहां से दोनों खवातीन फोन कॉल्स करके शिकार तलाश करती थीं। लोगों से कहा जाता था कि उन्हें सस्ती लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही है, जिसके एवज में लोन भी दिया जा रहा है। कम सूद के लोन का झांसा देकर लोगों से कहा जाता था कि पहले उन्हें कुछ रकम ट्रांसफर करनी होगी। देखिए, जनपद गाजियाबाद में ऑपरेशन 420 के अंतर्गत जब हम साइबर क्राइम में आगे तफ्तीश कर रहे थे तो हमको आरडीसी के पास 2 संदिग्ध लोग मिले। इनकी निशानदेही पे जब हमने कौशाम्बी में इनको हम लोगों ने रेड डाली तो इनके एक ये कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें ये लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर या उनको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देने के नाम पे ये लोग ठगी करते थे। लगभग 2015 से ये कृत कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा लोगों के साथ करोड़ों रुपए का घोटाला करा है, और जितने भी बैंक अकाउंटों के बारे में हमको पता लगा था हमने उसको फ्रीज करवा दिया है। बाकी डिटेल्स विवेचना के दौरान पता लगेगा। किसान तहरीक को तक़वियत देने के लिए गाजीपुर से ज्वाइंट किसान मोर्चा के जिम्मेदार धर्मपाल सिंह अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने वकला के साथ मीटिंग करके हुकूमत के जरिए लाए गए कवानीन की पोल खोली। इस मौके पर उन्होंने कुछ पर्चे भी जारी किए और कहा कि वो इसको तमाम रास्ते तकसीम करते हुए आए हैं, और जो बाकी बचे हैं उन्हें भी जल्द ही आवाम के हाथों में पहुंचाया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत गलत तशहीर कर रही है। हमने उन्हें तहरीरी शक्ल में बताने की कोशिश की है कि उनके लाए हुए कवानीन में क्या खामियां हैं। जो बार बार सरकार कह रही है कि इन कानूनों में काला क्या है और ये कानून किसानों के फायदे के हैं, हमने इस पर्चे में ये लिखा है कि इसमें काला क्या है और नुकसान को क्या किसानों को क्या नुकसान इससे होगा। इस पर्चे का हमने आज यहाँ बांटा है, अलीगढ़ दीवानी कचहरी में इस पर्चे को बांटा है। मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी के हवाले से दाखिल दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मुख्तार अंसारी की अहलिया ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी के बंदोबस्त के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर अर्जी दाखिल की थी और ये मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में उनको जब लाया जा रहा है तो उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाए, और साथ ही साथ जब भी उनको पेशी के लिए ले जाया जाए तो कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको रखा जाए। ये याचिका तब दाखिल की गई जब मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट कराया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट मुख्तार अंसारी की सुरक्षा पर सुनवाई करेगा, लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी के सुरक्षा का पूरा दायित्व लेती है। देखना बेहद अहम होगा जब अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ और अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
माहवारी एक फितरी अमल है। माहवारी स्वच्छता इंतजामिया की बेदारी की कमी की वजह से उसे गंदगी माना जाता है। इस मसले का हल करने के मकसद से नोएडा के एमएटी इंटरनेशनल स्कूल के तलबा ने एक समाजी मुहिम परवाह कीर्ति चलाई है, जिसका मकसद लड़का लड़की दोनों में पीरियड्स को लेकर बेदारी को बढ़ाना है। हम क्यों चुप रहे और इसे छुपाते रहे? मासिक धर्म एक औरत के, एक स्त्री के इस्तेमाल में गतिविधि ही तो है। We are Team Pravakriti and menstruation matters. Every other problem is acknowledged by society as a problem, and society makes an effort to work towards it. However, when we talk about menstruation, its very existence is not acknowledged by society. What are mere statistics and numbers for us are affecting women's life in a very, very real way every day. So we started Pravakriti in an effort that no other girl from our generation will have to suffer any medical problems that might stem from the ignorance that comes from the taboos. Being a boy, I was bullied and teased a lot during the start of this initiative, and I knew that was the problem that had to change. Once we went through with the initiative, once we conducted a variety of activities with different classes, a lot of boys showed up for volunteering, and the boys who were actually teasing me before, they actually signed up to be the head volunteers for Pravakriti. One way we connected with the youth was through video games, but it's an educational experience because you're being rewarded with information. So in the game, you kill a certain number of crab monsters, and you're rewarded with a hot water bottle. The school, of course, they gave us a platform. They allowed us to conduct activities with the students, and they allowed us to conduct activities with students as young as 4th graders. I think that I am really, really proud to be one of the founding members of the Pravakriti, and especially being a boy. When people saw that even a boy was talking about this so freely, they became more and more motivated, and even they understood that this was not a topic to be ashamed of, and anyone could talk about this freely. हमें महामारी एजुकेशन और ताकतवर बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए ताकि हमारी लड़कियां इससे निजात हासिल कर सकें। इस मुहिम से जुड़े और पीरियड्स स्वच्छता को स्कूल के निसाब का हिस्सा बनाने के लिए अर्जी पर दस्तखत करें। इस पहल में शामिल हों और प्राइड काम पर अपील करें या पीरियड स्वच्छता तालीम को स्कूल के निसाब का हिस्सा बनाने के लिए 9999671283 पर एक मिस कॉल करें। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कोरोना के बढ़ते केसों के दरमियान बिहार हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। 18 अप्रैल तक तमाम स्कूल्स और कॉलेज को बंद रखने की हिदायत दी गई। रियासत में अब शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही 30 अप्रैल तक मजहबी मकामात पर लोगों के आने जाने पर रोक रहेगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 33% मुलाजमीन ही आएंगे। हालांकि सनती इदारों पर यह पाबंदी नाफिज नहीं होगी। सिनेमा घर खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ 50% लोगों को ही बैठने की इजाजत मिलेगी। रेस्टोरेंट और ढाबे शाम 7 बजे के बाद तक भी खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ 25% लोगों को ही बिठाना होगा। नीतीश कुमार की अफसरों के साथ आला सतह की मीटिंग के बाद ये ऐलान हुआ। नीतीश कुमार ने कहा कि हालात से निपटने के लिए पूरे इंतजामात हैं, लेकिन हालात बिगड़े तो और सख्ती की जा सकती है। अभी लॉकडाउन की तो बात हो ही नहीं रही है, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा है, उस पर चर्चा किया है, लेकिन लगा है कि अभी हम लोग आगे कुछ और दिन देख लेंगे और ऐसा लगेगा कि और तेजी से बढ़ रहा है, तब उस पर विचार करेंगे। अभी यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है, कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक शाम तक अभी रहने दीजिए, और उसके बाद सुबह से जितने बजे से करें लोग, तो एक अभी किया गया है। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज़ को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे का निर्णय लिया जाए। एक बात आज मीटिंग में किया है कि भाई कुछ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोग सोच लें कि कौन सा प्लेस होगा, खास करके सब डिवीज़न के लेवल पर एक देख लीजिए और क्वारंटाइन सेंटर का प्लेस देख लीजिए, और अगले 3-4 दिनों में और जो परिस्थिति आ जाएगी 4-5 दिनों में, उसका हम लोग वैसा भी कोई निर्णय लेंगे। कि जो सबसे बड़ी बात है कि वो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन को परहेज किया जाए, ये एक बात है। तो इसी के लिए अब उनके साथ भी बैठक करना जरूरी है। मुंबई से पटना पहुंची ट्रेन में 17 मुसाफिरीन
कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन इंतजामिया काफी अलर्ट हो गई। दूसरी रियासतों से लौट रहे मुसाफिरीन की जांच की जा रही है। किसी भी मुसाफिर को बगैर टेस्ट के आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जितनी भी ट्रेन्स महाराष्ट्र राज्य से आ रही हैं और दरभंगा ज़िले में टर्मिनेट करेंगी या फिर यहाँ से पास भी करेंगी, जो भी पैसेंजर वहाँ पे आते हैं और जो पैसेंजर महाराष्ट्र के किसी डिस्ट्रिक्ट से बोर्ड किए हों, उनका सबका अगर उनके पास कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट नहीं है तो मैंडेटरी कोविड टेस्टिंग स्टेशन पे करवाना है, जिसके लिए आज हमने 8 काउंटर्स यहाँ पे क्रियाशील हैं जहाँ पे लोगों का एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें स्लिप या उनके टिकट पे मार्क कर दिया जा रहा है कि वो टेस्टेड हैं या और उसके बाद वो यहाँ से जा सकते हैं। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद जो है हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और दरभंगा स्टेशन पर जो महाराष्ट्र चल के पुणे दरभंगा स्पेशल ट्रेन दरभंगा स्टेशन पर आई है, उसके बाद यहाँ पर जो है जो यात्री हैं उनके जो है कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक जो है 500 से 600 यात्रियों के टेस्ट किए जा चुके हैं और ऐसे जो 8 काउंटर बनाए गए हैं दरभंगा स्टेशन पर, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो जाँच कराने में। और यहाँ पर जो है कोविड से संबंधित सभी तरह की जाँचें की जा रही हैं, जिससे इन्हें यदि यहाँ पे लोग पॉजिटिव निकलते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पे है, जिसके बाद जो है यहाँ से तुरंत जो है DMCH ले जाने का भी व्यवस्था किया गया है। और चूँकि यहाँ पे खुद DDC से लेके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, ऐसे में यहाँ पे अभी तक कहे तो एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं। अकेले बच्चा कहाँ? यहाँ सारे जो भी उतर रहे हैं महाराष्ट्र से आने वाले, उन सब की जो यहाँ एंटीजन टेस्ट होती है और नेगेटिव होने पर उनको आइसोलेशन में दिया कहा जाता है और पॉजिटिव होने पर आइसोलेशन पर, नेगेटिव होने पर जाने दिया। अभी हाँ वो बहुत ज़्यादा हो गए, लगभग 80% हो गया, 20% बाकी। अभी तक मिले हैं क्या? अभी तो देखना पड़ेगा कितने मिले, डाटा उपलब्ध नहीं है। तो अभी डाटा नहीं आया है, लेकिन अभी तक एक भी पॉजिटिव केस यहाँ नहीं मिले हैं, जो एक संतुष्टि वाली बात है, राहत वाली बात है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। कोरोना से बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। बिहार में अब तक 150 से ज्यादा बच्चे मुतासिर हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि इस सिलसिले में डॉक्टर्स क्या कहते हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन से बच्चे बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों को कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, हम सीधे बात करेंगे। महावीर वात्सल्य अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर SL सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, देखा जा रहा है कि पिछली बार जो कोरोना आया था उसमें बच्चे जो है कम संख्या में संक्रमित हो रहे थे, लेकिन अभी नए स्ट्रेन में काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या सब खतरा हो सकता है और कैसे बचाव करें? देखिए, बच्चों में एडल्ट से सहने की शक्ति थोड़ी कम होती है, इसीलिए बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इसमें गार्जियन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। खास करके बच्चों को घर से बाहर न जाने दें, कम जाने दें, या इस तरह से। और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रामकृपाल यादव का कहना है कि गुज़श्ता तजुर्बा ये रहा कि माइग्रेंट मजदूर जब वापस आए तो कोरोना का फैलाव बढ़ गया। इस मरतबा भी खदशात जाहिर किए गए कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन कोरोना से निजात हासिल करने का हल नहीं है। रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।